नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके इस YouTube चैनल स्टडी विद एके में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम इस कोरोना महामारी के दौर में मनोविज्ञान की जो आरबीएससी की जो 11th क्लास की बुक है उसका रिवीजन हमारा जो चल रहा है, हमने ये क्लास है कल से प्रारंभ कर दी गई है। साथियों, अगर कल की वीडियो आपने नहीं देखी हो तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। 100% आपको उस वीडियो से फ़ायदा मिलने वाला है। साथियों, इसी क्रम में लगातार आज हमारा ये दूसरा वीडियो है और कल हमने ये इकाई फर्स्ट मनोविज्ञान का परिचय है वो स्टार्ट किया था। इससे पाठ्यक्रम के बारे में हमने कल चर्चा बड़े विस्तृत रूप से चर्चा की है और हमारा जो इस इकाई फर्स्ट का जो अधूरा पार्ट रह चुका है उसे आज इस वीडियो में हम पूरा कर लेंगे और आज इस इकाई फर्स्ट को यानी कि इकाई नंबर 1 है इसको पूरा कर लेंगे। तो साथियों, आशा करता हूं कि आप अपने घर पर स्वस्थ हो, बिल्कुल अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे और हमेशा सकारात्मक सोच के साथ अपने इस कार्य को करते रहिएगा। ज़रूर आपको इस जिस मुहिम आपने बना रखी है उसमें ज़रूर आप अपनी सफलता को प्राप्त करोगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, बिना समय व्यतीत किए हुए स्टार्ट करते हैं। हमने कल जहाँ से छोड़ा है वहीं से स्टार्ट करेंगे। साथियों, एक बात बता दूं, इसमें पढ़ने को बहुत सारा मैटर है लेकिन हम केवल उसी विषय वस्तु को पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस के अंतर्गत है। तो चलिए, कल हमने मनोविज्ञान के लक्ष्यों के बारे में बड़ी शानदार तरीके से बात की थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आज मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? मनोविज्ञान के इतिहास, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी आज का हमारा विषय रहेगा। साथियों, इसी संदर्भ में हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। आ जाइए दोस्तों, बिल्कुल पूरी तल्लीनता के साथ इसे विषय वस्तु को पढ़ना है और जो मेन प्रश्न यहाँ पर बनने वाला उस प्रश्न को मैं आपको बोल दूंगा, आप उसको नोटबुक में ज़रूर नोट कीजिएगा क्योंकि इसमें ऐसे कई तथ्य मिलने वाले हैं जो आपने कई कोचिंगों पर नहीं पढ़े होंगे और ना ही आपने कभी पहले पढ़े होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं मनोविज्ञान के इतिहास के में। तो मनोविज्ञान मानसिक प्रक्रियाओं एवं अनुभवों तथा व्यक्त व अव्यक्त दोनों प्रकार के व्यवहारों का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है कि जो मनोविज्ञान है मानसिक प्रक्रियाओं और अनुभवों को व्यक्त तथा अव्यक्त दोनों व्यवहारों का एक क्रमबद्ध और वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन होता है। अगर हम मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो ये 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना होता है। मनोविज्ञान यानी कि हम बात करते हैं साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी 2 ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है साइकी और दूसरा होता है लॉगस। यहाँ दोस्तों, तो मनोविज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, साइकी प्लस लॉगस, जिसमें साइकी का अर्थ होता है आत्मा। इसमें साइकी का अर्थ किससे माना है? आत्मा से माना है और लॉगस का अर्थ माना है विवेचना या अध्ययन करने से। तो दोस्तों, इस विषय वस्तु को आप नोट कर सकते हैं कि मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा के शब्दों से हुई है? ग्रीक भाषा के शब्दों से हुई है। कौन से 2 शब्द हैं? एक साइकी है और एक लॉगस है। साइकी का अर्थ किससे माना गया है? यहाँ पर आत्मा से माना गया है और लॉगस का अर्थ किससे माना गया है? शास्त्र या अध्ययन करने से माना गया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान आत्मा के अध्ययन से संबंधित विषय माना जाता है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें तो आधुनिक विद्या शाखा के रूप में मनोविज्ञान जो पाश्चात्य विकास की एक बड़ी सीमा तक प्रभावित था और आगे चल के इसका इतिहास है वो बहुत छोटा है। इसका उद्भव मनोवैज्ञानिक तार्किकता के प्रश्नों से संबंधित जो प्राचीन दर्शन शास्त्र है उससे हुआ है और मनोविज्ञान के इतिहासों को मूलतः 2 भागों में बांटा गया। ये इम्पोर्टेंट बात है। यहाँ से एक बात आपको सबसे महत्वपूर्ण निकल कर आती है कि जो मनोविज्ञान का उद्भव है, किसका? मनोविज्ञान का जो उद्भव होता है वो कहाँ से माना जाता है? तो इस बात को आप अपने नोटबुक में ज़रूर नोट करके रखना कि मनोविज्ञान का उद्भव है वो कहाँ से आता है? दर्शन शास्त्र से मिलता है और
एक मनोवैज्ञानिक आते हैं हमारे पास, केलर। कौन से आते हैं? केलर। केलर नामक मनोविज्ञान ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी के रूप में कहा है। तो आपको इस बात को भी ध्यान में रखना है कि कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी के रूप में माना है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों? केलर हो जाएगा। और मनोविज्ञान को सर्वप्रथम परिभाषित गैरेट ने किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि मनोविज्ञान का इतिहास मूलतः कितने भागों में बांटा गया है? तो ये 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। अब बात करते हैं 2 भाग कौन से हैं। तो नंबर 1 आता है पूर्व वैज्ञानिक काल और दूसरा आता है वैज्ञानिक काल। यहाँ पर ये लिख रहा है साथियों, देख लीजिए कि पूर्व मनोवैज्ञानिक काल और दूसरा आता है वैज्ञानिक काल। हम यहाँ पे पूर्व वैज्ञानिक काल के बारे में थोड़ा सी चर्चा कर लेते हैं, जिसमें जो कि इम्पोर्टेंट बिंदु होगा उस बिंदु को हम नोट करेंगे और उसे अच्छे तरीके से थोड़ा ध्यान में रखेंगे। तो चलिए साथियों, पूर्व मनोवैज्ञानिक काल के बारे में बात करते हैं। तो इसकी शुरुआत है वो ग्रीक दार्शनिक, किसकी? ग्रीक दार्शनिक जैसे प्लेटो है, अरस्तु है, हिप्पोक्रेट्स है आदि के अध्ययन से हुआ था। और ये इसका प्रारंभ 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। विशेषकर 1878 से इसका प्रारंभ माना जाता है। इस सन को आप लिख सकते हो कि पूर्व वैज्ञानिक काल है जो मनोविज्ञान का कब से प्रारंभ होता है? 19वीं शताब्दी के संदर्भ में 1878 से माना जाता है। एक वैज्ञानिक आते हैं हिप्पोक्रेटिस, जिन्होंने, आपको याद होगा कि जो पर्सनैलिटीज जो टॉपिक है व्यक्तित्व में, उसके प्रकारात्मक वर्गीकरण दिया था वो हिप्पोक्रेटिस द्वारा दिया गया था, जिसमें इन्होंने 4 प्रकार का वर्गीकरण दिया था। तो वो 400 ईसा पूर्व में इन्होंने शरीर गठन प्रकार का एक सिद्धांत थ्योरी ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप दिया था, जिसका प्रभाव है आपके जो आगे चल के जो शेल्डन है, इन्होंने भी शरीर से संबंधित शारीरिक संरचना के संदर्भ में सिद्धांत दिया था। व्यक्तित्व के संदर्भ में इन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए थे। तो इसमें इसके अंतर्गत आ जाता है साथियों कि शेल्डन के बाद चलकर व्यक्तित्व के वर्गीकरण में इन्होंने एक विशेष सिद्धांत जैसे सेमेटोटाइप सिद्धांत दिया था। इसमें सेमेटोटाइप यानी कि इसमें आयताकार के संदर्भ में व्यक्तियों का वर्गीकरण यहाँ पर आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट आता है दोस्तों कि इसके निर्माण में हिप्पोक्रेट्स के विचारों से ये प्रभावित होकर के ग्रीक दार्शनिक जैसे ऑगस्टाइन है, थॉमस है, इन्होंने एक बात बताई थी कि जो शरीर और मन दोनों का किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होता है। ये किसने कहा था? तो ये ऑगस्टाइन और ग्रीक जो दार्शनिक होते हैं थॉमस, उन्होंने ये विचार दिया था। लेकिन जो देकार्ते और लिबनिज और स्पिनोजा, ये 3 मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने बताया था कि सचमुच में मन और शरीर दोनों का एक दूसरे से संबंधित होता है, अर्थात एक दूसरे को ये प्रभावित करते हैं। तो इस बात को आप अपने जहन में बिल्कुल उतार लीजिएगा और नोटबुक में लिख लीजिएगा कि किस ग्रीक दार्शनिक ने शरीर और मन दोनों को के बीच में कोई संबंध नहीं माना है। तो वहाँ पर तो आपका आंसर आ जाएगा ऑगस्टाइन और थॉमस। और अगर आपसे ये कथन के बारे में, क्वेश्चन के बारे में पूछ लिया जाता है कि किस दार्शनिकों द्वारा शरीर और मन दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा देकार्ते, लिबनिज और स्पिनोजा। आई होप दोस्तों आपको ये विषय वस्तु अच्छे से समझ में आ रही होगी। और साथियों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करना, अपने साथियों को भी शेयर करना, ताकि वो भी इस विषय वस्तु से लाभान्वित हो सकें। और साथियों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल की घंटी को भी दबा लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपके पास आ सके। और इससे जैसे जो वर्तमान समय में कोरोना महामारी चल रही है, इसके आपको डरना नहीं है एवं इसको हराना है, केवल मजबूती के साथ डटे रहना है और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिएगा। दोस्तों, ये क्लास से लेने का मेरा उद्देश्य केवल यही है कि इस दौरान आपकी जो पढ़ाई है उसमें किसी भी तरह का व्यवधान ना आए और आप कंटिन्यूटी बना करके इस क्लास को आज बड़े आनंदित होकर, प्रसन्नचित होकर के इसका लाभ उठाएं और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं और अपना रिवीजन करते रहें। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। ग्रीक दार्शनिक देकार्ते का मत था कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म से ही कुछ विचार
होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। ग्रीक दार्शनिक ने कहा था, डेकार्ट ने, कि कोई प्रत्येक व्यक्ति जन्म से कुछ विचार होते हैं, परंतु अन्य दार्शनिक जैसे जॉन लॉक है, उन्होंने कहा था कि व्यक्ति जन्म के समय टेबुला रासा होता है। जी हाँ दोस्तों, टेबुला रासा का मतलब होता है कि एक कोरे कागज के समान होता है। अर्थात इन्होंने आगे चल के ये बात कही थी कि मस्तिष्क एक कोरे कागज के समान होता है। जी हाँ दोस्तों, मस्तिष्क एक कोरे कागज के समान होता है और बाद में उसमें जो नए नए अनुभव हैं, नए नए विचार हैं, वो उत्पन्न हो जाते हैं। बाद में इस वाद विवाद द्वारा एक नए संप्रत्यय का जन्म हुआ, जिसे मूल प्रवृत्ति की संज्ञा दी गई थी, और ऐसा समझा जाने लगा था कि प्रत्येक व्यवहार की व्याख्या इस मूल प्रवृत्ति के रूप में ही हो सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये विषय वस्तु आपके लिए बन जाता है, ये क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है कि टेबुला रासा की संज्ञा किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दी गई थी। एक प्रश्न तो यहाँ पर ये बन जाता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा कि किसने दी थी, जॉन लॉक ने। एक कथन लिखा हुआ आ सकता है आपके सामने कि, और उसमें लिखा हुआ कि मस्तिष्क एक कोरे कागज के समान होता है, इसमें नए नए अनुभव तथा नए नए विचार उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित कथन किस वैज्ञानिकों द्वारा या किस मनोवैज्ञानिक द्वारा कहा गया है? तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? जॉन लॉक। तो आप इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं रूसो जैसे दार्शनिक। देखिए, इसके संदर्भ में रूसो ने भी अपनी बात कही है, और रूसो कहते हैं कि मनुष्य जन्म से अच्छे स्वभाव का होता है। ये किसने कहा? रूसो ने कहा था कि मनुष्य जन्म से अच्छे स्वभाव का होता है, परंतु समाज के कटु अनुभव उसके स्वभाव को कैसा बना देते हैं? बुरा बना देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है कि एक बालक होता है, वो बालक के जन्म के समय बिल्कुल एक अच्छे स्वभाव का होता है, लेकिन उसका जो विकास होता है वो उसके वातावरण पर निर्भर करता है कि वह किस वातावरण में पल बढ़ा रहा होता है। अर्थात कोई भी बालक, कोई भी व्यक्ति जिस प्रकार के वातावरण में रहेगा, वह उसी प्रकार का उसका व्यक्तित्व है वो बन जाता है। अगर कोई बालक है, अच्छे वातावरण मिल रहा है उसको, तो जाहिर सी बात है कि उसका व्यक्तित्व अच्छा रहेगा। और अगर किसी बालक को उसका वातावरण उसके अनुकूल नहीं मिलता, विपरीत परिस्थितियां मिलती हैं, तो उसका व्यक्तित्व सही नहीं रहेगा। तो ये कथन रूसो ने कहा था। रूसो बस, हालांकि आपको पता है कि प्रकृतिवादी दार्शनिक माने जाते हैं, तो ये प्रकृति पर निर्भर रहते हैं। दूसरी तरफ एक और मनोवैज्ञानिक आते हैं, वो हर्बर्ट स्पेंसर। और हर्बर्ट स्पेंसर का मत था कि मनुष्य जन्म से ही स्वार्थता, आक्रमणशीलता जैसे आदि गुण मौजूद होते हैं, जो समाज द्वारा नियंत्रित कर दिए जाते हैं। फलतः व्यक्ति का जो स्वभाव है वो असामाजिक व सामाजिक हो जाता है। तो ये दो कथन हैं, आपको इनको अच्छे से लिख लेना है और याद कर लेना है। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। बिल्कुल डायरेक्टली यहाँ से ये प्रश्न उठा लिया जाता है, कई एग्जामों में ये प्रश्न पूछा जा चुके हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर ये कोई आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इस विषय वस्तु को ज़्यादा समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत मैं आपके लिए बता देता हूँ कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में दो प्रमुख क्षेत्रों में जो अध्ययन किया गया, उसका आधुनिक मनोविज्ञान पर सबसे गहरा असर पड़ा। पहला क्षेत्र दर्शन शास्त्र था, जिसमें ब्रिटिश दार्शनिक जेम्स मिल और जॉन स्टुअर्ट मिल का योगदान था, जिसमें लोग चेतना तथा उसमें उत्पन्न विचारों का अध्ययन करते थे। साथियों, इस चेतना के बारे में हम आगे बड़ी विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। जो आपके संप्रदाय या स्कूल बताए गए हैं, उन पर हम बड़ी विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं, तो इसको हम आगे समझेंगे। तो आगे नेक्स्ट चलते हैं, वैज्ञानिक काल की ओर बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिक काल आता है आपका, और वैज्ञानिक काल के अंतर्गत हम बात करें तो वैज्ञानिक काल की सबसे पहले शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत है 1879 से मानी जाती है। कहाँ से मानी जाती है? 1879 से वैज्ञानिक काल माना जाता है। और वैज्ञानिक काल के अंतर्गत क्या होता है कि जो आपके जो मनोवैज्ञानिक की प्रथम प्रयोगशाला का निर्माण इसी समय हुआ था। अर्थात इसी वर्ष विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का पहला प्रयोगशाला खोला था। और विलियम वुंट ने सचेतन अनुभव के अध्ययन में रुचि ले रहे थे। मन के अवयवों अथवा
निर्माण की इकाइयों का विश्लेषण यहाँ पर इन्होंने किया था। वुंट के समय मनोवैज्ञानिक अंतर्निरीक्षण द्वारा मन की जो संरचनात्मक विश्लेषण कर रहे थे, इसलिए उन्हें संरचनावादी कहा गया था। इसके अंतर्गत इन्होंने एक अंतर्दर्शन नामक विधि दी गई थी, जिसमें व्यक्ति स्वयं अपने अनुभवों के माध्यम से सीखता है। नेक्स्ट अगर इसकी बात करें तो वुंट के समय मनोवैज्ञानिक अंतर्निरीक्षण द्वारा मन की संरचना पर विश्लेषण कर रहे थे, इसलिए इन्हें संरचनावादी कहा गया। अंतर्निरीक्षण एक प्रक्रिया थी जिसमें प्रयोज्यों से मनोवैज्ञानिक प्रयोगों कहा गया था। वे अपनी मानसिक प्रक्रियाओं के अनुभव पर विस्तार वर्णन करें। यहाँ पर ये इतनी अपने लिए कोई समझने की बात नहीं है। जो समझने की बात होगी, जो इम्पोर्टेंट होगी, मैं आपके लिए नोट करा दूंगा साथियों। मनोवैज्ञानिक विकास विभिन्न स्कूलों में कैसे हुआ और उन पर वुंट मनोविज्ञान का क्या प्रभाव पड़ा। मनोविज्ञान ऐसे 5 प्रमुख स्कूल हैं जिनके बारे में इन्होंने बताया। तो इन स्कूलों के बारे में हम बात कर रहे हैं दोस्तों। तो चलिए स्कूल जो संप्रदाय हैं इनके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं संरचनावाद। सबसे पहला जो स्कूल आता है वो आता है आपका संरचनावाद। जी हाँ दोस्तों, इस संरचनावाद का जो समर्थन है वो किसके द्वारा किया गया था? मूल रूप से संरचनावाद टिचनर द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? टिचनर द्वारा। तो और टिचनर को ही संरचनावाद का जनक भी माना जाता है। जी दोस्तों, इसके अगर उपनाम की बात करें तो संरचनावाद को निर्मितवाद भी कहा जाता है और निर्माणवाद भी यहाँ पर इसको कहा गया है। इसके बारे में अगर बात करें तो संरचनावाद ने चेतना पर बल दिया था। किस पर बल दिया था दोस्तों? चेतना पर बल दिया था। और इन्होंने बताया था कि चेतना क्या होती है। चेतना के संदर्भ में इनके अंतर्गत इन्होंने ये बात कही थी। साथियों, इस संरचनावाद के अंतर्गत इन्होंने एक विधि का भी निर्माण किया गया था जिसे अंतर्निरीक्षण विधि कहा जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि अंतर्निरीक्षण विधि किस संप्रदाय के अंतर्गत आती है, तो आपका आंसर आ जाएगा संरचनावाद उपागम के अंतर्गत। तो चलिए साथियों, यहाँ पर इसको एक बार नज़र में पढ़ लेते हैं, उसके बाद अच्छे तरीके से समझेंगे कि संरचनावाद जिसे अन्य नाम जैसे अंतर्निरीक्षणवाद या अस्तित्ववाद के नाम से भी जाना जाता है। इस संरचनावाद स्कूल को विलियम वुंट के शिष्य टिचनर द्वारा अमेरिका के कर्नेल विश्वविद्यालय में सन 1892 में प्रारंभ किया गया था। तो इस विषय वस्तु को आप लिख सकते हैं कि जो संरचनावाद है इसका जनक किसको माना जाता है? टिचनर को माना जाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1892 में की गई थी। और साथियों, इसके जो उपनाम की बात करें तो अंतर्निरीक्षणवाद और अस्तित्ववाद भी माना जाता है। संरचनावाद के अनुसार मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु है वो चेतन अनुभूति अतः चेतना माना गया है। और टिचनर ने चेतना तथा मन में अंतर किया था। चेतना से उनका तात्पर्य उन सभी अनुभवों से है जो व्यक्ति के दिए गए या दिए हुए क्षण में उपस्थित होता है, जबकि मन से तात्पर्य उन सभी अनुभवों से होता है जो व्यक्ति के जन्म से ही मौजूद होते हैं। जी हाँ दोस्तों, मन का संदर्भ कैसे माना गया है कि जो उसके जन्म से ही मौजूद माने जाते हैं, जबकि चेतना उसके अनुभवों पर आधारित मानी जाती है। दोस्तों, इसमें संवेदना या भाव, अनुराग तथा प्रतिमा, ये प्रतिबिंब में टिचनर ने अंतर्निरीक्षण के मनोविज्ञान की प्रमुख विधि माना गया। साथियों, तो इसके अंतर्गत आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि संरचनावाद का जो संप्रदाय है वो किसके द्वारा दिया गया? तो ये टिचनर द्वारा दिया गया। देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत इन्होंने किस पर बल दिया था? चेतना पर बल दिया था। और चेतना होती क्या है इसके बारे में अगर हम बात करें तो आपको पता है कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। इन सभी से जो प्राप्त ज्ञान होता है उसे हम क्या बोलते हैं? संवेदना बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी दोस्तों? संवेदना। और संवेदना को ही यहाँ इन्होंने क्या कहा था? चेतना कहा था। और चेतना पर इसने क्या किया था? प्रयोग किया था। और प्रयोग किसने किया था? विलियम वुंट और उसके दोस्त और या उसके शिष्य कौन थे? टिचनर। इन्होंने इस पर प्रयोग किया। और प्रयोग कहाँ किया था? इसका प्रयोग किया था जर्मनी के लिप्जिंग नगर में, जो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला थी। इसी समय प्रथम प्रयोगशाला की निर्माण भी यहाँ पर इन्होंने किया था। तो दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि चेतना क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा आपका संप्रदाय आता है वो आता है प्रकार्यवाद। दोस्तों,
प्रकार्यवाद के संदर्भ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो संरचनावाद संप्रदाय हमने पढ़ा था, इस संरचनावाद संप्रदाय में विलियम वुंट के जो सहयोगी विलियम जेम्स भी माने जाते थे। जी हाँ दोस्तों, कौन माने जाते थे? विलियम जेम्स माने जाते थे। और प्रकार्यवाद का जो अनौपचारिक रूप से जनक माना जाता है वो विलियम जेम्स को माना जाता है। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर एक बात और बता दूँ आपको कि प्रकार्यवाद में, संरचनावाद में तो केवल चेतना पर बल दिया गया था। लेकिन जो उस समय विलियम वुंट के जो सहयोगी विलियम जेम्स हुआ करते थे, तो उन्हें विलियम जेम्स ने विलियम वुंट से चेतना के कार्यों के संदर्भ में कार्य के संदर्भ में प्रयोग करने की बात कही गई थी। लेकिन विलियम वुंट हैं वो भाई साहब नहीं माने और उन्होंने केवल चेतना पर ही बल दिया था, उन्होंने चेतना के कार्यों पर बल नहीं दिया गया था। तो ये इस विषय वस्तु को देखते हुए विलियम जेम्स भाई साहब नाराज हो गए और नाराज होते ही विलियम जेम्स और विलियम वुंट के बीच में क्या हो जाता है? मतभेद हो जाता है। और मतभेद होते ही उन्होंने, विलियम जेम्स है वो वहाँ से भाग आते हैं और विलियम जेम्स एक दूसरे संप्रदाय की स्थापना करते हैं और वो दूसरा संप्रदाय प्रकार्यवाद या कार्यवाद के नाम से जाना जाता है। आई होप दोस्तों आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही है तो शायद दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना और साथ ही साथ नोट्स भी बना के चलना है। तो दोस्तों प्रकार्यवाद में इसके कार्यों पर उल्लेख किया गया था, अर्थात चेतना के कार्यों पर बल दिया गया था। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें कि अनौपचारिक ढंग से विलियम वुंट ने सन 1890 में अपनी पुस्तक जिसका शीर्षक पिम्पल्स ऑफ साइकोलॉजी हुआ करता था। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात और बता दूं मैं कि जो प्रकार्यवाद का जो कार्यवाद है, इसके अंतर्गत ही विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला की स्थापना की थी। कौन सी दूसरी प्रयोगशाला कब की थी? 1890 में। कहाँ पर की गई थी? अमेरिका के मैसाचुसेट्स नगर में। यहाँ पर इन्होंने मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला का निर्माण भी किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, और इसमें आगे कुछ ज़्यादा है नहीं। नेक्स्ट हमारा जो संप्रदाय आता है वो आता है व्यवहारवाद। जी हाँ दोस्तों, व्यवहारवाद संप्रदाय के संबंध में अगर हम बात करें तो ये दिया गया था आपके J.B. वॉटसन ने, जॉन ब्रॉहर्ट्स वॉटसन ने व्यवहारवाद संप्रदाय दिया गया था। इसमें उन्होंने कहा था कि व्यक्ति जो भी कोई कार्य करता है वो उसके व्यवहार के अंतर्गत आता है। और व्यवहार होता क्या है? तो अगर हम बात करें कि व्यवहार क्या होता है, तो व्यवहार किसी भी व्यक्ति का बाह्य रूप जो हमें दिखाई देता है वही क्या होता है? व्यवहार होता है। और व्यवहारवाद का संप्रदाय किसके द्वारा दिया गया था? जॉन वॉटसन के द्वारा दिया गया था। बस ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके अलावा आपसे इसका कुछ आगे नहीं पूछा जाएगा। और कब दिया गया था? 1913 के अंतर्गत ये दिया गया था। ये विषय वस्तु आपको नोट कर लेनी है। इसके अलावा आपसे इसके बारे में कोई और चीज़ नहीं पूछा जाएगा और ना ही इसके अंतर्गत कुछ है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें एक बात और बता दूं कि व्यवहारवाद ने उद्दीपक अनुक्रिया को जन्म दिया था। जी हाँ दोस्तों, ये हम अधिगम में आपका टॉपिक आएगा अधिगम, उसमें जो सिद्धांत आएंगे उनके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत इन्होंने जो मनोविज्ञान की 4 विधियां भी बताई गई थी, जैसे प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षण करके हम किसी विषय वस्तु को समझ सकते हैं, अनुबंधन, कंडीशनल जैसे अनुबंधन है वैसे 4 प्रकार का माना जाता है, और परीक्षण और 10 रिपोर्टक जिसे वर्बल रिपोर्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों गेस्टाल्टवाद मनोविज्ञान। गेस्टाल्टवाद मनोविज्ञान बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस संप्रदाय के जो जनक हैं वो बर्दाइमर को माना जाता है। किसको माना जाता है? बर्दीमर भी इसको हम बोल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो 3 मनोवैज्ञानिक होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। सन 1912 में सन 1912 में ये संप्रदाय खोला गया था। इसके अंतर्गत अब बात करें तो इस स्कूल के सह संस्थापक कौन माने जाते थे? कोयलर और कोपका। गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है जिसका हिंदी में रूपांतरण आकृति, आकार या समाकृति या समग्रवाद या पूर्णाकार से माना जाता है। गेस्टाल्ट स्कूल का मानना था कि मनोविज्ञान मानसिक क्रियाओं का संगठन माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, इन्होंने
इसके अंतर्गत समस्या समाधान पर बल दिया गया था। किस पर बल दिया गया था? समस्या समाधान पर बल दिया गया था। इसके बारे में बात करें तो भाई वही बात आती है साथियों कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, 5, इससे जो ज्ञात होता है वो संवेदना होता है, और संवेदना को ही हम क्या बोलते हैं? चेतना बोलते हैं। और चेतना के कार्यों के लिए हमें 3 चीज़ प्रत्यक्षीकरण होता है, और प्रत्यक्षीकरण के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है: नाम, पहचान और उसकी व्याख्या। जब हमें किसी विषय वस्तु की नाम, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है? घड़ी है, तो घड़ी का क्या है? घड़ी का नाम। पहचान के बारे में बात करें तो ये क्या करती है? हमें समय बताती है। व्याख्या, व्याख्या के अंतर्गत क्या होती है कि कितने बजे हुए हैं, तो ये विषय वस्तु इसके अंतर्गत आ जाती है। जब हमें किसी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण हो जाता है तो हमारे अंदर क्या पैदा होती है? सूझ पैदा हो जाती है दोस्तों। क्या पैदा हो जाती है? सूझ। और सूझ से हमें किसका ज्ञान हो जाता है? सूझ से हमें उस विषय वस्तु का क्या हो जाता है? ज्ञान, जिसे मनोविज्ञान की भाषा में क्या बोला जाता है? संज्ञान बोला जाता है। और संज्ञान से और ज्ञान से हम किसी भी विषय वस्तु का क्या कर लेते हैं? समस्या, जो भी हमारी समस्या आती है उसका क्या कर लेते हैं? समाधान। और जब हम किसी विषय वस्तु का समाधान कर लेते हैं तो हम उसका क्या हो जाता है? अधिगम हो जाता है। इस प्रकार इन्होंने इसकी व्याख्या की गई थी। दोस्तों इसके संदर्भ में नेक्स्ट बात करते हैं तो मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत आता है। और मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत सन 1900 में सिगमंड फ्राइड द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? सिगमंड फ्राइड द्वारा दिया गया था। इसके अंतर्गत इन्होंने अचेतन मन पर बल दिया गया था। किस पर बल दिया गया था? अचेतन मन पर बल दिया गया था। इसके अंतर्गत इन्होंने बताया था कि इन्होंने ये बर्फ के टुकड़े के समान बताया गया था साथियों। इसमें जो 10% तो आपका चेतन मन बताया गया था, और जो 90% है वो आपके अचेतन मन को बताया गया था, और जो बीच की कड़ी होती है वो अर्धचेतन मन होती है। इसमें यहाँ पर इन्होंने इड, ईगो और सुपर ईगो को भी बताया गया था, और ये इसके व्यक्तित्व के अंग माने जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें इन्होंने अगर विधियों की बात करें तो साथियों विधि हैं जिससे अचेतन मन के बारे में अनेक विधियां बताई गई थी, जैसे मुक्त साहचर्य विधि, सम्मोहन और स्वप्न व्याख्या सम्मिलित की गए थे। तो दोस्तों ये तो थे आपके जो संप्रदाय, जो कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं भारत में मनोविज्ञान के विकास की, तो साथियों आपको पता है कि भारत में मनोविज्ञान का जो विकास है वैसे सन 1905 से प्रारंभ हो गया था। और कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था कोलकाता विश्वविद्यालय में। लेकिन लेकर के कौन आए थे? डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी यहाँ पर लेकर के आए थे। नेक्स्ट बात करते हैं भारत में मनोविज्ञान के विकास की, तो यहाँ पर भारत में मनोविज्ञान के विकास के संदर्भ में यहाँ पर बताया गया कि जो आधुनिक काल है वो कोलकाता विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र सन 1915 से प्रारंभ माना जाता है। वैसे 1905 से भारत में मनोविज्ञान का प्रारंभ हो गया था, लेकिन इसमें नहीं दे रखा, मैंने जानकारी के लिए बता दिया साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं तो प्रायोगिक मनोविज्ञान की प्रथम पाठ्यक्रम आरंभ किया गया था, इसलिए प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला यहाँ पर स्थापना की गई थी। तो भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापना कहाँ की गई थी? कोलकाता विश्वविद्यालय में की गई थी। कब की गई थी? 1915 में की गई थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय 1916 ने प्रथम मनोविज्ञान विभाग में सन 1938 में अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान का विभाग प्रारंभ किया था, और प्रोफेसर N. सेन गुप्ता, जो कि विलियम वुंट की प्रायोगिक परंपरा में अमेरिका में प्रशिक्षण प्राप्त थे, और उन्होंने वो उससे बहुत प्रभावित हुए, और सन 1922 में प्रोफेसर गिरीन्द्र शेखर बोस मनोविज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने, जो कि फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। तो दोस्तों ये तो थे आपके जो मनोविज्ञान का भारत में जो इतिहास था। इसके अंतर्गत आगे इसमें कुछ ऐसा है नहीं आपके लिए जो इम्पोर्टेंट हो, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। कुछ बात यहाँ पर ये भी आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे साथियों। नेक्स्ट ये भी नहीं है आपके सिलेबस में, तो इसमें जो कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए पता चल जाएगा आपने कितना पढ़ा है, वो आपके लिए इस प्रश्नों से पता चल जाएगा। तो अगर आपने जो मैंने ये वीडियो बताई है आज की और कल की, अगर उसको ध्यान से पढ़ा होगा तो ये प्रश्न आपके 100% पूरे सही रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस शब्दों से हुई है।
तो आपको पता है कि हमने बहुत अच्छे तरीके से विश्लेषण किया है, आपने और हमने अच्छे तरीके से पढ़ा है कि जो मनोविज्ञान की उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर हुई है, और वो कौन से दो ग्रीक शब्द थे, साइकी प्लस लोगस थे। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा प्रश्न आता है कि विलियम वुंट ने जो प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना है वो कहाँ की गई थी। ऑप्शन पहला आता है कि कॉर्नेल विश्वविद्यालय 1992, नहीं बिल्कुल नहीं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय 1892, ये भी नहीं। तीसरा ऑप्शन आता है लिप्जिंग विश्वविद्यालय सन 1879, बिल्कुल सही है साहब कि मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला है सन 1879 में लिप्जिंग नगर के, जर्मनी के लिप्जिंग नगर विश्वविद्यालय में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, विलियम वुंट के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है आपका प्रश्न है कि साइको का अर्थ है, तो दोस्तों साइको का अर्थ यहाँ पर आत्मा से माना गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, इनमें से कौन सा जो मनोविज्ञान का लक्षण है। देखो दोस्तों ये बिल्कुल एज इट इज प्रश्न आ गया, और ऐसा ही कि ऐसा प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकता है, तो इन प्रश्नों को आपको थोड़ा अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। आपका ऑप्शन आता है मापन एवं वर्णन, बिल्कुल सही है। व्याख्या, ये भी दे रखा है। पूर्वानुमान एवं नियंत्रण, ये भी आपका मनोविज्ञान के लक्ष्य के अंतर्गत आता है, लेकिन जो परीक्षण दे रखा है ये परीक्षण मनोविज्ञान के लक्ष्य के अंतर्गत नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब नेक्स्ट और अगला जो लास्ट है वो आता है कि मनुष्य जन्म से ही स्वार्थता और आक्रमणशीलता जैसे गुण हैं वो मौजूद होते हैं, जो कि समाज द्वारा नियंत्रित कर दिए जाते हैं। तो ये कथन किसका है साथियों। यहाँ पर थोड़ा इस बुक में मिस्टेक है, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रूसो माना गया है, जो कि गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने ये कथन कहा था, बल्कि रूसो ने तो कहा था कि बालक के जन्म से अच्छे विचारों का होता है, लेकिन जो वातावरण है उसे दूषित कर देता है। ये कथन रूसो का था। लेकिन जो मनुष्य स्वार्थता आक्रमणशीलता जैसे गुण मौजूद होते हैं जो समाज द्वारा नियंत्रित कर दिए जाते हैं, ये कथन हर्बर्ट स्पेंसर का है। दोस्तों ये तो था आपका जो इकाई फर्स्ट है, जो कि मनोविज्ञान की साइकोलॉजी की जो 11th क्लास की बुक है उसके अंतर्गत था। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अच्छे तरीके से एनालिसिस किया है हमने, तो आपको अच्छे तरीके से समझा होगा। आई होप दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना साथियों, और कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ऐसे ही हम आपके साथ बने रहेंगे, आपकी तैयारी को निरंतर बनाए रखेंगे, और रिवीजन आपका साथ ही साथ चलता रहेगा। जो भी इम्पोर्टेंट बिंदु होगा उस बिंदु को हम और आप दोनों मिलकर के नोटबुक में लिखते चलेंगे। तो चलिए साथियों, और आपने कल का वीडियो नहीं देखा हो तो उस वीडियो को ज़रूर देखना, उसमें भी इम्पोर्टेंट जो बिंदु हैं वो भी आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूंगा, उस वीडियो को भी देखना और इस वीडियो को देखना, आपको 100% फ़ायदा मिलेगा साथियों। और इसी प्रकार ये क्रम हमारा निरंतर चलता रहेगा, तो हमारे साथ बनिए रहिएगा। बिल्कुल आपकी तैयारी को मजबूत हम बिल्कुल ज़रूर कराएंगे। चलिए मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। टेक केयर दोस्तों, ध्यान रखिएगा और स्वस्थ रहिएगा, घर पर ही रहिएगा और अपनी तैयारी में मस्त रहिएगा।